गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका स्वागत है। तो आज अपन इस लेक्चर में चर्चा करेंगे जो अपन जून का करंट अफेयर चर्चा कर रहे थे राजस्थान का। आज अपन ने चर्चा किया था नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में और इंटरनेशनल करंट के बारे में। आज अपन राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे जो जून में न्यूज में था। तो सबसे पहले उन व्यक्तियों की चर्चा करेंगे जो करंट में थे। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किसे किया गया है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग मुख्य रूप से किसे नियुक्त किया गया है। तो गाइस, जो नवीन महाजन है उनको अपना मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो नियुक्त किया है। इन्होंने जो परवीन गुप्ता है उनका स्थान लिया है। ठीक है, वहीं अपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो मधुकर गुप्ता है। वर्ष 2025 में वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर आईटीबी बर्लिन जर्मन अवार्ड प्रदान किसे किया गया है। तो दोस्तों अपनी उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी को यह अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? वुमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। साथ ही राजस्थान को डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर के लिए पटवा इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन सा अवार्ड है? पटवा इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड है वो राजस्थान को दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रदेश के किन 4 पुलिस कर्मियों का चयन आगामी 2 वर्ष के जो यूनाइटेड नेशन का मिशन है उसमें किया गया है। इनका नाम है सुशीला यादव, आरती सिंह तंवर, दीपक जोशी और रतनदीप। दोस्तों जो अपना यूनाइटेड नेशन है उसके द्वारा विभिन्न देशों में पीस स्टाब्लिश शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न मिशन चलाए जाते हैं, जिसमें जो इसकी सेना है यूएन की, उसमें जैसे कि बांग्लादेश में भी जो मुद्दा चल रहा है उसमें वहां पर शांति लाने के लिए पुलिस कर्मियों की आवश्यकता होती है जो विभिन्न देशों से हायर करते हैं और वहां पर शांति स्थापित करने की बात करते हैं। ऐसी शांति स्थापित करने के लिए यूएन द्वारा इनका चयन किया जाता है। तो हाल ही में राजस्थान की 4 पुलिस कर्मियों का यूएन पुलिस वो पीस मिशन है, इसमें इनका चयन किया गया है। नेक्स्ट है, जॉर्डन के ओमान में आयोजित अंडर 17 कुश्ती एशियन चैंपियनशिप में प्रदेश के पहलवानों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो उनके नाम कौन कौन से जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो गाइस इस कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पहलवान है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एक का नाम कुशीसर गुजर है, दूसरे का नाम अश्विनी बिश्नोई है। कुशीसर गुजर है उन्होंने 43 केजी पर और अश्विनी बिश्नोई ने 65 केजी पर स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? जॉर्डन के ओमान में इसका आयोजन किया गया था। कुश्ती चैंपियनशिप 17 का। फिर नेक्स्ट चर्चा करते हैं, राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी कौन है। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष चुने गए हैं अनिल व्यास को और उपाध्यक्ष बनाया गया है मनमोहन जायसवाल को। इसके उपाध्यक्ष है शशांक कोरानी और मुकुल गुप्ता। साथ ही महासचिव है रामावतार सिंह जाखड़। नेक्स्ट है, दक्षिणी कोरिया में आयोजित जूनियर एशिया तीरंदाजी में प्रदेश की किस महिला तीरंदाज को रजत पदक प्राप्त हुआ है। दोस्तों बीकानेर की रहने वाली माया बिश्नोई को इसके लिए रजत पदक मिला है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? दक्षिणी कोरिया में। दक्षिणी कोरिया में जो जूनियर एशियन तीरंदाजी है इसमें इनको रजत पदक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, एशियाई नौकायन में रजत और कांस्य पदक जीतने वाले राजस्थान खिलाड़ियों के नाम बताइए। दोस्तों राजस्थान के 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियन नौकायन में रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया है। उनका नाम है अर्जुन लाल जाट, भीम सिंह और आशीष। ठीक है, नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा के लिए गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रदेश के कितने सांसदों को शामिल किया गया है। दोस्तों हाल ही में अपनी जुलाई के अंदर जून जुलाई के अंदर 18वीं लोकसभा का गठन किया गया। उसमें राजस्थान के 4 मंत्री हैं, सांसद है, उनका चयन किया गया। इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत है जो कि जोधपुर के हैं। इन्हें कला पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो इनको दी गई है। इस तरह कैबिनेट मंत्री बने हैं। भूपेंद्र यादव जो कि अलवर के हैं ये पर्यावरण और वन मंत्री बने हैं। अर्जुन राम मेघवाल है वो बीकानेर के रहने वाले हैं जो विधि राज्य मंत्री है, जो कि तीसरी बार इनको यह पद प्राप्त हुआ है।
भागीरथी चौधरी हैं गाइस, वो अजमेर के रहने वाले हैं, जिनको कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री के रूप में चुना गया है। इसके साथ ही गाइस राजस्थान के मारवाड़ अर्थात जो पालिका क्षेत्र है वहां के रहने वाले अश्विनी वैष्णव है, उनको दूसरी बार रेल मंत्रालय दिया गया है और वो ओडिशा के जो राज्यसभा सांसद है वहां से चुने गए हैं। प्रदेश के विधायक जो 18वीं लोकसभा में सांसद चुने गए हैं वो कितने हैं? दोस्तों 5 विधायक हैं जिनको राज्यसभा सांसद में लोकसभा सांसद के रूप में चुना गया है। उनका नाम है मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा, राजकुमार रोत, बजेंद्र ओला और हनुमान बेनीवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए जिलों का रिव्यू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? तो दोस्तों जो गहलोत सरकार थी उसके द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी IS राम लुभाया की अध्यक्षता में। इस कमेटी ने विभिन्न राज्यों के गठन की मांग की थी, बनाने की मांग की थी। इस कमेटी के अनुसार गहलोत सरकार ने लगभग 50 जिलों का गठन किया था। इन जिलों के गठन के पर रिव्यू करने के लिए वर्तमान गवर्नमेंट है भजनलाल सरकार बीजेपी की, उसने जो ललित के पवार है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है ताकि जो वो पहले जिले बनाए गए थे उनका रिव्यू किए जा सके, इसके लिए। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाल ही में राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष है वो किन्हें चुना गया है। दोस्तों ध्यान रखना, पूर्व न्यायाधीश गंगाराम मूलचंदानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इनको गंगाराम मूलचंदानी को। दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कोई रिटायर्ड जज होना चाहिए या फिर उसमें जज की योग्यता होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है। तो किसे चुना गया है? गंगाराम मूलचंदानी को। नेक्स्ट है, 15 जून 2024 को साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा विभिन्न पुरस्कार दिए गए, जिसमें युवा और बाल साहित्य राजस्थानी भाषा में पुरस्कार दिए गए। उनकी बात करें तो युवा साहित्य राजस्थानी भाषा में पुरस्कार है वो सोनाली सुथार को दिया गया था, जो कि बीकानेर की रहने वाली है। इनकी काव्य कृति का नाम है सुंद सोंधु जग आंगणे। ठीक है गाइस। वहीं राजस्थानी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है प्रहलाद सिंह झोरडा को, जो कि नागौर के रहने वाले हैं। इनकी कृति का नाम है मारी ढाणी के लिए। ठीक है। वहीं हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार है वो देवेंद्र कुमार को दिया गया है। इनके लिए 51 बाल कहानियां लिखी थी, उनके लिए दिया है। वहीं हिंदी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार है वो गौरव पांडे को दिया गया है। स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी, इस रचना के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा प्रदान किए गए नवनिवेशी राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से प्रदेश की किस महिला किसान को सम्मानित किया गया है? बताइए कौन सी महिला किसान है जिसे यह पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों संतोष खेदड़ है, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि अपने नागौर जिले की रहने वाली है। ठीक है, कहाँ की है? नागौर जिले की ये रहने वाली है। इसके साथ ही जैसलमेर के किसान अचल राम चौधरी को भी फेलो पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, कृषि विपणन विभाग द्वारा कृषक उपहार योजना का प्रथम पुरस्कार है, जो कि लगभग 2.5 लाख रुपए का होता है। ये किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है कृषक मंजीत पाल को। किसान है मंजीत पाल, जो कि कोटा के रहने वाले हैं, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही जो इसमें दूसरा पुरस्कार दिया जाता है वो 1.50 लाख का होता है, जो कि साहब मोहम्मद हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं, इन किसानों को दिया गया है। अब अपन चर्चा करेंगे राजस्थान में चर्चित स्थान और समारोह स्थापना आदि के बारे में। तो देश का पहला शहर जहां 5 सफारी की शुरुआत की गई है उसका नाम क्या है? तो गाइज अपना जयपुर है। जयपुर में 5 सफारी की शुरुआत की गई है। ये 5 सफारी कहाँ कहाँ चलाई गई है? एक तो आमेर में हाथी सफारी की शुरुआत की गई है, झालाना में लेपर्ड सफारी, जो नाहरगढ़ जैविक उद्यान है उसमें लोयन सफारी, आमागढ़ है उसमें लेपर्ड सफारी, और जो अपना नाहरगढ़ जैविक उद्यान है यहाँ पर टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है। इस तरह देश का पहला क्षेत्र है जयपुर जहाँ पर 5 सफारियों की शुरुआत की गई है। दोस्तों नाहरगढ़ जैविक उद्यान है वो राज्य का पहला ऐसा जैविक उद्यान है जहाँ पर लोइन और टाइगर दोनों सफारी की शुरुआत की गई है। अगला है, 19 जून 2024 को प्रदेश के किस पहले
विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण अपने जो कुलाधिपति है कलराज मिश्र, जो कि उस दौरान जून में राज्यपाल थे, अभी तो ये चेंज हो गए, उनके द्वारा संविधान पार्क का लोकार्पण कहाँ किया गया है? दोस्तों अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी है आरयू, इसके तहत इसका लोकार्पण किया गया है। और अपनी जो अल्पना कोटेचा है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलगुरु है। ठीक है, कौन है राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलगुरु? अल्पना कोटेचा। ठीक है गाइस, ये चर्चा करते हैं। प्रदेश के किस संस्थान को ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड 2024 के तहत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के नेतृत्व में श्रेणी से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को। कौन सा अवार्ड है? पीएसयू लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड 2024, जो कि ये दिया गया है डिजिटल फॉर्मेशन के रूप में। ठीक है, इसे दिया गया है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को ये अवार्ड दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक्सरसाइज जानेंगे, युद्ध अभ्यास है तरंग शक्ति के बारे में। तरंग शक्ति का आयोजन है वो हाल ही में अपने जो जोधपुर है वहां पर किया गया। अगस्त और सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें लगभग 12 देश पार्टिसिपेट करेंगे। मुख्य रूप से जो क्वाड देश है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि के अलावा यूरोप की जो 3 बड़ी वायुसेनाएं हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन की आदि की जो फाइटर जेट है वो इस युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट करेंगे तरंग शक्ति के में, जो कि अगस्त और सितंबर में होने वाला है और ये अपने जोधपुर में होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है जोधपुर स्थित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा कैंसर के इलाज के लिए किस पौधे पर अनुसंधान किया जा रहा है? पहले तो यही ध्यान रखना कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है। तो दोस्तों ये है अपने जोधपुर में। ठीक है, यहाँ पर एक पौधे पर अनुसंधान किया जा रहा है जिसका नाम है हरड़। हरड़ है, इस पर अनुसंधान किया जा रहा है ताकि जो कैंसर एक बहुत ही लाइलाज बहुत बड़ी बीमारी है, इसके इलाज में इसका उपयोग किया जा सके। हरड़ का वैज्ञानिक नाम है टर्मिनेलिया टेबुला। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नाम है ये। आगे देखते हैं। राज्य सरकार जल्द ही 8 नई अकादमियों का गठन करेगी। इस तरह राजस्थान में कितनी अकादमियों की संख्या हो जाएगी? तो दोस्तों राजस्थान में अब बढ़कर 26 अकादमियों की संख्या हो जाएगी। तो नई अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है, उनका क्या नाम है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी अकादमी कहाँ लोकेटेड है। सवाई जय सिंह ढूंढाड़ अकादमी है वो जयपुर में बनाई जाएगी। सरदार बूंदा मीणा हाड़ौती अकादमी है, इसकी स्थापना कोटा में की जाएगी। राव जोधा राठौड़ अकादमी की स्थापना अपने जोधपुर में की जाएगी। वहीं जिलाई बाई मांड अकादमी है वो बीकानेर में बनेगी। सूरजमल जो ब्रज अकादमी है वो अपने कहां पर बनाई जाएगी गाइस? भरतपुर में। वहीं उदयपुर में राणा सांगा मेवाड़ अकादमी का गठन किया जाएगा। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान अकादमी बनेगी और सीकर में महाराव शेखावाटी अकादमी की स्थापना की जाएगी, जिसे शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये नई अकादमी है जिनकी स्थापना हाल ही में राजस्थान में की जाएंगी। दोस्तों प्रदेश की पहली अकादमी है उसकी स्थापना जयपुर में की गई थी, जिसका नाम था राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट, जिसकी स्थापना 1866 में की गई थी। कब की गई थी? 1866 में। इसका बाद में नाम बदलकर स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया गया। वहीं फिर बाद में विद्या भवन संस्थान की स्थापना उदयपुर में की गई थी 1931 में, जो कि भारत राजस्थान की दूसरी अकादमी थी। फिर इसके बाद में प्राच्य विद्या संस्थान की स्थापना की गई थी जोधपुर में। ठीक है, आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान 2024। दोस्तों इस अभियान के तहत 7 करोड़ पौधों का है वो रोपण किया जाएगा, उनको लगाया जाएगा। इन 7 करोड़ पौधों में से 3 करोड़ पौधों हैं वो आमजन को रियायती दर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही 3 करोड़ पौधे हैं वो राजकीय भूमि पर लगाए जाएंगे और 1 करोड़ पौधे हैं वो ओरण और जो चारागाह भूमि होती है उन पर लगाए जाएंगे। इस तरह 7 करोड़ पौधों को 3 पार्टों में बांट दिया, 3-3-1 में। ठीक है गाइस, इसी के तहत हैकाथॉन 2.0 का भी शुभारंभ किया गया। इसमें राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इसकी हैकाथॉन 2.0 की शुरुआत की गई है। ठीक है,
प्रदेश के 4 स्थान इसरो द्वारा जून 2020 में जारी की गई देश के 22 शीर्ष मेथेन हॉट स्पॉट में शामिल किए गए हैं। इनका नाम है बाड़मेर, जैसलमेर, तारानगर और चिड़ावा। कहने का मतलब ये है कि इसरो एक रिपोर्ट जारी की है। इसरो ने मेथेन हॉटस्पॉट क्षेत्र, मतलब जहां पर मेथेन का सर्वाधिक उत्सर्जन होता है, वो हॉटस्पॉट क्षेत्र के बारे में 22 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया है, जिसमें राजस्थान के 4 स्थान शामिल है। उनका नाम है बाड़मेर, जैसलमेर, तारानगर और चिड़ावा। यहाँ पर मेथेन का अच्छा खासा उत्पादन होता है। दोस्तों, मेथेन है CH4, एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही हानिकारक गैस है ये। राजस्थान विश्वविद्यालय के बोटेनिकल लेबोरेटरी हार्मोनियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, ठीक है। कौन से की? बोटेनिकल लेबोरेटरी हार्मोनियम, ये कहाँ है? राजस्थान विश्वविद्यालय में। उत्तर भारत की पहली सैन्य अकादमी कहाँ बनाई गई है? तो दोस्तों, अपना सीकर का स्थान है मनोहरपुरा। मनोहरपुरा में उत्तर भारत की पहली सैन्य अकादमी, सैनिक अकेडमी है, वो बनाई गई है। इस अकेडमी का नाम है मेहराब शेखाजी सैन्य अकेडमी, ठीक है। ये चर्चा करेंगे। पश्चिमी राजस्थान का पहला रिमोट पायलट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है गाइस, वो कहाँ खोला जाएगा? ये सेंटर है वो कृषि विश्वविद्यालय अपने जोधपुर में खोला जाएगा, जो कि कृषि क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा, ठीक है। कौन सा सेंटर खोला जाएगा? रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर जोधपुर में खोला जाएगा, जो कि पश्चिमी राजस्थान का पहला सेंटर होगा। नेक्स्ट है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जो कि योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। इसको राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 2024 में बनाया गया। पूछ लिया जाए कि 2024 में कौन सा योग दिवस मनाया गया, तो वो 10वां था, ठीक है। इसका आयोजन अपने SMS स्टेडियम जयपुर में किया गया। अगर आपको पूछ लिया जाए कि 2024 के योगा दिवस की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी योग स्वयं और समाज के लिए। नेक्स्ट है, देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो गाइस, देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो अपने बांसवाड़ा में बनाया जा रहा है। बांसवाड़ा की एक पंचायत है, छोटी परवन पंचायत समिति, वहां पर बनाया जा रहा है, जो कि 2800 मेगावाट का होगा, ठीक है गाइस। कितने मेगावाट का होगा? 2800 मेगावाट का होगा। इसके अलावा जो गाइस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो तमिलनाडु का जो कंडकुलम क्षेत्र है वहां पर स्थित है, ठीक है। देश की पहली IIT जहां पर BTech की पढ़ाई के लिए हिंदी माध्यम में शुरू की गई। तो गाइस, हिंदी भाषा है उसको प्रमोट करने के लिए जो अपनी वर्तमान गवर्नमेंट है उसके द्वारा हिंदी भाषा को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए मेडिकल साइंस, IIT आदि में हिंदी भाषा में पढ़ाए जाने का प्रावधान सरकार कर रही है। तो ऐसी पहली IIT यूनिवर्सिटी जहां पर हिंदी में पढ़ाया जाएगा उसका नाम है जोधपुर IIT। BTech के बच्चों को यहाँ पर हिंदी में पढ़ाया जाएगा। ये है भूगर्भ जल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के बारे में। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार भूजल डार्क जोन किस राज्य में है? सर्वाधिक भूजल डार्क जोन किस राज्य में है? तो वो अपने राजस्थान में है, ठीक है गाइस। सर्वाधिक भूजल डार्क जोन कौन सी रिपोर्ट है? भूगर्भ जल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल डार्क जोन है वो अपने राजस्थान में। दोस्तों, राज्य में भूजल के डार्क जोनों की संख्या है वो 203 है। यहाँ पर राजस्थान में सुरक्षित ब्लॉक 38 है, अर्ध संवेदनशील क्षेत्र है वो 22 है, संवेदनशील क्षेत्र है वो 23 है, जहाँ पर अति दोहन होता है वो क्षेत्र 216 है, और प्रदेश में भूजल का दोहन है वो लगभग गाइस 148% हो चुका है। वही बांसवाड़ा, डूंगरपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले हैं, वहां पर 39 से गाइस 70% भूजल का दोहन के साथ ये सुरक्षित क्षेत्र है। वहीं शेष जिलों में जो दोहन है वो होता है 102 से 341% के बीच में, ठीक है। तो राजस्थान में जल के लिए सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। दोस्तों, बीकानेर शहर है वो सुरक्षित श्रेणी में है, जबकि अजमेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर है यहाँ पर अतिदोहन श्रेणी में आते हैं, मतलब यहाँ पर जल है इनका अतिदोहन होता है।
अब अपन चर्चा करेंगे राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाएं तथा राजस्थान में चलने वाली जो महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां हैं उनके बारे में। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे पुगल छत्तरगढ़ बांडला में जो 2,950 मेगावाट के 4 सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाने का प्रस्ताव है उसके बारे में। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने इसके लिए मंजूरी दी है। कहाँ पर लगाए जाएंगे 4 सोलर प्रोजेक्ट? पुंगल, छत्तरगढ़ और बांडला में 2,950 मेगावाट के। दोस्तों बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्कों के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को 4,780 हेक्टेयर तथा फलोदी जिलों में 500 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट के लिए जो अपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी लिमिटेड है उसके तो करीब 910 हेक्टेयर भूमि का आवंटन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि विभाग राजस्थान सरकार की जो फार्म पोंड योजना है उसमें लघु और सीमांत तथा आरक्षित श्रेणी के किसानों के लिए जो राशि प्रदान की है वो कितनी है? तो गाइस इसके लिए जो राशि प्रदान की गई है वो 13,500 रुपए है। ठीक है, इसके लिए फार्म पोंड योजना है उसमें जो लघु जो अपनी आरक्षित श्रेणी के किसान है उनको जो अनुदान राशि दी जाएगी वो 13,500 रुपए है। इसका उद्देश्य सूखे एरिया में बारिश के पानी को एकत्रित करना, उन्हें संचित कर खेती करने योग्य बनाना तथा वहां पर पाइपलाइन लगवाना आदि है। इसकी पात्रता के बारे में बात करें तो इसके लिए जो किसान पात्र होगा उसके पास कम से कम गाइस 0.3 हेक्टेयर या संयुक्त खेतोदारों की जो खेत हैं जो 2-3 किसान मिलकर के करते हैं खेती, उनके पास 0.5 हेक्टेयर भूमि है उसकी आवश्यकता होती है। मतलब इतनी भूमि है 0.3 या फिर 0.5 हेक्टेयर भूमि है इनके पास होना चाहिए, तभी वह इस योजना के पात्र होंगे। इसमें गाइस जो अनुदान राशि दी जाती है उसमें सामान्य श्रेणी के किसान हैं उनको पक्के फार्म पोंड बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए दिए जाते हैं। वही कच्चे फार्म पोंड के लिए 63,000 रुपए मतलब 70% पैसे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वहीं SC ST लघु सीमांत किसान श्रेणी के जो किसान हैं उनको 1.35 लाख रुपए दिए जाते हैं पक्के फार्म पोंड निर्माण के लिए। वही कच्चे फार्म पोंड निर्माण के लिए 73,500 रुपए है मतलब 70% पैसे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आगे अपन चर्चा करेंगे लैंड एग्रीमेशन पॉलिसी के बारे में। दोस्तों तो पहले ध्यान रखना कि लैंड एग्रीमेशन पॉलिसी है वो किसके द्वारा चलाई जा रही है। तो लैंड एग्रीमेशन पॉलिसी है वो राजस्थान सरकार के द्वारा लाई गई है, जो अपनी राज्य सरकार है उसके द्वारा यह पॉलिसी लाई जा रही है। इसमें वर्ष 2013 का जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है उसकी में जो बहुत सारी जटिलताएं हैं जो आम लोग उसको समझ नहीं पाते, वो जटिलताओं को कम करने के लिए लैंड एग्रीमेशन पॉलिसी है वो लाई जा रही है। इस पॉलिसी के तहत गाइस निजी काश्तकार है उनकी जमीन लेकर उनको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उनके लिए बनाए जाएंगे। इसके तहत प्रदेश से निकलने वाले जो एक्सप्रेस वे है तथा DMIC है इनके आसपास प्राइवेट जमीनें लेकर उनमें उन पर 25% हिस्सा है वो काश्तकारों को वापस डेवलप करके देना होगा। ये इस पॉलिसी का उद्देश्य भी रखा गया है। आगे है प्रदेश का पहला लैंड पूलिंग प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। कहाँ बनाया जाएगा प्रदेश का पहला लैंड पूलिंग प्रोजेक्ट? ध्यान रखना गाइस, यह बनाया जाएगा अपने शिवदासपुरा जयपुर में। ठीक है, कहाँ बनाया जाएगा? शिवदासपुरा जयपुर में यह प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। नेक्स्ट है राज्य नेक्स्ट है राज्य सरकार ने प्रदेश के IIT और पॉलिटेक्निकल कॉलेजों के रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी कौन सी संस्थान को सौंपी है? तो दोस्तों ये जिम्मेदारी सौंपी है राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड को। ठीक है, किसे सौंपी है? टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड है उसे सौंपी है, जो कि प्रदेश के उद्योगों में जो स्किल्ड कर्मचारी हैं कुशल कर्मचारी है उनको तैयार करने के लिए इसकी संचालन की जिम्मेदारी टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड को दी गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम है वो राजस्थान सरकार द्वारा जो युवा मित्र इंटर्नशिप योजना है उसके स्थान पर इसे शुरू किया गया है। तो पूछ लिया जाए कि CM फेलोशिप प्रोग्राम है वो कौन सी योजना के स्थान पर आया है, तो वो जो युवा मित्र इंटर्नशिप योजना है उसके स्थान पर इसे लाया गया है।
इसके तहत प्रदेश में 200 ऐसे युवाओं का चयन किया जाएगा गाइस, जो कि 10वीं से स्नातक या स्नातकोर ग्रेजुएट है या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, जो प्रथम श्रेणी में इनमें उत्तीर्ण हुए हैं या फिर काम या क्रिएटिविटी में लगे हुए हैं। इन दो चयनित 200 युवाओं में से गाइस 200 युवा में से 50 युवा है, उनको जो प्रत्येक जिला का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है, उसके साथ तथा बाकी जो बच के 150 युवा है, 150 युवा है, इनको मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और जो सचिव रैंक का अधिकारी होता है उनके साथ जोड़ा जाता है। इन युवाओं को सरकार के जो कामकाज होते हैं, योजनाएं होती है, उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए तथा योजना का प्रोजेस्टेशन कराने के लिए उनको सहायता के लिए दी जाती है। साथ ही सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे और लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे ये 200 युवा। ठीक है गाइस। इसमें ड्राफ्ट में अधिकतम आयु है वो 31 से 30 वर्ष है। स्टैंड अप के लिए 40,000 प्रतिमाह है इसमें देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो योग्यता आयु कितनी होनी चाहिए? 21 से 30 वर्ष के बीच में। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि लाभार्थियों के खाते में हाल ही में स्थानांतरित की गई है। दोस्तों ये राशि है वो 1150 रुपए प्रतिमाह स्थानांतरित की जाती है। पहले ये राशि थी वो 1000 रुपए थी सामाजिक पेंशन योजना के तहत, जिसको बढ़ाकर 1150 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही बदलाव सरकार ने अन्य जो योजनाएं हैं उनकी भी राशि बढ़ाई है, जैसे कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन सम्मान योजना है उसको 1150 कर दिया है। एक नारी सम्मान पेंशन योजना है जो 75 वर्ष से अधिक है उनको 1500 रुपए और 75 वर्ष से कम आयु के जो लोग हैं उन्हें 1150 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं विशेष योग्य जन सम्मान योजना है उसमें 75 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को 1250 रुपए और जो 75 से कम है उनको 1150 रुपए अब दिए जाएंगे। कुष्ठ पीड़ित रोगों को 2500 रुपए और सिलिकोसिस डिजीज है उससे पीड़ित व्यक्तियों को 1500 रुपए प्रतिमाह गाइस अब प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है 20 जून 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आयुष्मान भारत डिजिटल पेंशन के तहत किस अभियान की शुरुआत की थी? तो गाइस इन्होंने आभा आईडी बनाओ अभियान की शुरुआत की थी। तो ध्यान रखना आभा आईडी अभियान है वो कब शुरू किया गया था? वो 30 जून को शुरू किया गया था, जो अपना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है इसके तहत इसकी शुरुआत की गई है। इसके बारे में जानिए कि आभा आईडी बनाओ अभियान तो अपना चिकित्सा विभाग है उसके द्वारा 1 जुलाई से 31 अगस्त तक यह प्रोग्राम गाइस चलाया जाएगा। आभा आईडी में क्या होगा कि 14 अंकों की एक डिजिटल आईडी होगी। आभा आईडी का गाइस पूरा नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, क्या? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। इसकी सहायता से आमजन सरल और सुगम रूप से किसी भी स्वास्थ्य जो सेवा प्रदाता है वहां पर अपने पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकता है तथा उन्हें डिजिटल रूप से साझा कर सकते हैं। इसके लिए निजी क्षेत्र और सरकारी जांच के जो केंद्र है वहां पर आभा आईडी कॉम्प्लेक्ट लैब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से इनको जोड़ा जाएगा। इससे मरीज को गाइस कहीं पे भी इलाज कराएं लेकिन उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उनके आभा अकाउंट में मिल जाएगी। मतलब कहने का है कि जैसे एक रमेश नाम का व्यक्ति है वो 3-4 हॉस्पिटल में अपनी जांचें करवाता है, दिखाता है और आभा आईडी पर अपनी सारी जांचें वो डाल देता है। तो किसी भी हॉस्पिटल में अगर वो न्यू में दिखाना चाहता है तो उसकी पुरानी डिटेल लेनी हो तो आभा आईडी पर उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जून 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव उनके बीच में गाइस एक वैधानिक एमओयू हुआ था। ये वैधानिक एमओयू किस परियोजना के लिए हुआ था? तो ये हुआ था पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना है इसके लिए हुआ था। इस एमओयू के होने के साथ ही जो मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार में जो 20 साल का जो पुराना विवाद था गाइस वो समाप्त हो गया है। इस परियोजना पर एक नजर डाले तो यह परियोजना लगभग 72,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें 35 करोड़ रुपए वो मध्य प्रदेश सरकार देगी और 37 करोड़ रुपए है गाइस वो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मतलब राजस्थान सरकार इसमें ज्यादा खर्चा करेगी। मध्य प्रदेश की 3.37 लाख हेक्टेयर जमीन से इससे सिंचाई होगी और 30 लाख किसानों को इसका फायदा होगा और साथ ही उनके परिवारों को भी इसका फायदा होगा। राजस्थान में 2.28 लाख हेक्टेयर 80 लाख हेक्टेयर है भूमि की सिंचाई की जाएगी
और 2 लाख से अधिक किसान तथा उनके परिवार है उनको इस योजना से लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों मध्य प्रदेश के 13 और राजस्थान के 21 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, एमपी के कितने हैं? 13 जिले और राजस्थान के कितने हैं? 21 जिले। इस परियोजना में 17 बांधों का निर्माण होगा जिनकी जल भराव क्षमता है गाइस वो 1477.62 मिलियन घन मीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं एसडीजी इंडेक्स 5.0 के बारे में। तो दोस्तों राजस्थान एसडीजी इंडेक्स है, इससे तो पहले ध्यान रखना कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये जारी किया जाता है आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। पूछ लिया जाएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि राजस्थान एसडीजी इंडेक्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा, जो कि मार्च 2024 को जारी किया गया था। इसमें शीर्ष पर आता है अपना झुंझुनू। ठीक है, शीर्ष स्थान पर 3 जिले आते हैं, एक तो झुंझुनू, दूसरे नंबर पर नागौर और तीसरे नंबर पर गाइस सीकर आता है। झुंझुनू का स्कोर है 66.44, नागौर का 63.59 और सीकर का है 62.25। ठीक है भाई, सबसे अंतिम कैटेगरी में आता है गाइस अपना जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर का स्थान इसमें 33वां है। नेक्स्ट अपन देखते हैं भारत की पहली बिहेवियर एक्सपेरिमेंट लैब का उद्घाटन 1 अगस्त 2024 को कहाँ किया गया है? तो दोस्तों जो पहली बिहेवियर, देश की पहली बिहेवियर एक्सपेरिमेंट लैब है, इसका उद्घाटन जो अपना आर्केड परिसर है जयपुर, वहां पर किया गया है। यह लैब आईआईएम उदयपुर है, वहां उसके द्वारा स्थापित की गई है। यह देश की पहली लैब है जहां पर विषय विशेषज्ञ जो मानव मस्तिष्क है और उनकी सारी क्रियाओं का विज्ञान है आदि का यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। आगे देखते हैं 30 जून 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहां पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है? तो गाइस एक योजना चलती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष है वो सरकार है वो 6,000 रुपए किसानों को प्रोवाइड करवाती है 3 किस्तों में 2-2 हजार के रूप में। ठीक है, इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए भजनलाल सरकार ने सीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार है वो प्रतिवर्ष जो लघु और सीमांत किसान है उनको 2,000 रुपए और देगी। ठीक है, इस तरह केंद्र और राज्य मिलकर इन किसानों को लगभग 8,000 रुपए है वो प्रतिवर्ष प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने जाना, ये ध्यान रखना ये योजना शुरू कब की गई थी? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये अपने 30 जून को शुरू की गई। ठीक है गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी अपनी बहुत सारी चीजें और बच गई हैं जून के करंट अफेयर्स में, जैसे गेम हो गया, कोई अवार्ड हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया आदि के बारे में अपन अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू।